तो मैक्सिमम लोगों को तो अभी ये बात पता ही होगी कि क्या हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली 8 ऑफ जुलाई 2025 को मेरे पिताजी की, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। एंड बहुत बुरा हुआ, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता कि इन सारी चीज़ों में क्या कहा जाता है, क्या बताया जाता है, क्या वीडियो में आके समझाया जाता है कि अगर मैं एक वीडियो बनाने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है, अलग अलग टॉपिक्स समझाए हैं, अपनी फिलॉसफी, अपनी घटिया सोच जो भी है मैंने सबको सामने रखा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड चीज़ को बताऊंगा। एंड बीच में जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो एक कमेंट भी मुझे देखा जिसमें एक बंदा कह रहा है कि हाउ शेमलेस यू आर, मैं कितना शेमलेस इंसान हूँ कि मेरे पिता की डेथ हुई है एंड 4 दिन बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा हूँ। आई डोंट नो कि कम्युनिटी पोस्ट डाल के इन्फॉर्म करने का क्या इम्पैक्ट होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये करने में क्या बुराई है, मुझे वो भी नहीं पता। तो हो सकता है वो इंसान सही हो, एनी थिंग कैन हैपन। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने को। द प्लेस आई एम सिटिंग ओवर हियर, ये जो बेड है, इनफैक्ट ये भी मेरे पिताजी का है, ये रूम ही उनका है। एंड अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली के ज़्यादा क्लोज रहूँ। एंड मेरे पिताजी के गुजरने के 6 दिन पहले ही ना, मेरे को ये बड़ी अंदर से रियलाइजेशन हुई थी कि अब मेरे को ना अपनी जो टाइम है उसे अपने काम को तो देना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा देना है, अपने करीबी लोगों को जो मेरे लिए मीन करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उन्हें अब ज़्यादा देना है। लेकिन मैंने उस चीज़ को करना ट्राई भी किया एंड जस्ट आफ्टर अ वीक ये सब हो गया। अब देखो, तुम्हें मैं चीज़ें स्टार्टिंग से बताता हूँ। क्या कोई एक्सीडेंटल कारण से हो गया या फिर कोई कुछ भी था, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। आई वॉज इन क्लास 6 और 7 आई थिंक सो, जब ये पता चला था कि मेरे पिताजी को कैंसर है। और आई जस्ट वांट से दैट तुम ब्रेन ट्यूमर मान के चलो कि यस उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। हमें ऐसा पता चला था एंड हमारी फैमिली काफ़ी डगमगा गई थी। मेरे फैमिली में कोई नहीं है। मेरे मदर फादर की लव मैरिज हुई थी, हमारे दो उनके दो बच्चे थे, सॉरी हमारे कह रहे, उनके दो बच्चे, जो कि एक मैं हूँ और एक मेरा बड़ा भाई है। एंड बेसिकली वो यहाँ रहता है, बनी है बैंगलोर में रहता है, फिलहाल घर पे आया हुआ है। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा डगमगा गए। हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे मैनेज करना पड़ता है इन चीज़ों को। लेकिन एवरीथिंग, मेरी माँ, मेरी जो मदर है, वो इतनी ज़्यादा ब्रेव है, इतनी अच्छी है। बट मैं तो इतना छोटा था यार, मेरे बड़े भाई की एग्ज़ाम्स चला करते थे, बोर्ड्स वगैरह के एग्ज़ाम, एंड उसे भी कुछ नहीं आता था। मेरे भाई बस थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गए थे, थोड़ी हेल्प करने की उसने कोशिश की। उसके अलावा ले जाके ऑपरेशन कराना वेलोर में एंड सब कुछ कराना मेरी मदर ने सिंगल हैंडेडली किया था। किसी रिलेटिव ने आके हेल्प नहीं की, 1 रुपए की भी हेल्प नहीं की, नो बडी हेल्प। एंड सच ये है कि कोई केयर नहीं करता है। एंड शायद उस पॉइंट ऑफ लाइफ में मुझे ये पता चल चुका था, क्योंकि मैं तो घर पे ही था, मैं कहीं से भी अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने देखा कि क्या मैटर करता है, वो है फैमिली एंड पैसा। मैं कहता हूँ ना, मनी एंड लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एंड दैट्स ट्रू। एंड मैं इसी वजह से कहता हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को कभी ना कभी सामने से देखा है, मैंने कभी ना कभी इन चीज़ों को सामने से एक्सपीरियंस किया है। सॉरी मैं थोड़ा सा बाहर आ गया क्योंकि वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था एक रूम में बना करके। एंड रूम की मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, तो उस वजह से जो भी है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उस समय जो कुछ भी हुआ, मेरी मदर ने ही सब कुछ संभाला एंड सारी चीज़ों को लेकर के आगे गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ऊपर इतनी सारी दिक्कतें आ पड़ी कि घर पे कमाने वाले सिर्फ मेरी माँ थी एक, मेरे बड़े भाई कर रहे थे अपने जो भी काम वगैरह है अपने, शायद से वो 11th 12th की बोर्ड्स वगैरह दे रहे थे, शायद से वो 10th पास किया था उसने। तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी थी उस समय। एंड अभी से मैं 5 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ तुम्हें। मैं भी आगे गया एंड जब मैं जब 8 क्लास में पहुँचा, मैंने 7th क्लास स्किप कर दी, 8 क्लास में पहुँचा। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई की, 9th में मैंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया अपना, ताकि मैं घर पे रह करके खुद से पढ़ाई कर पाऊँ, थोड़ी बहुत अपने पिताजी की भी ख्याल रख पाऊँ। ये सब करने के लिए मैंने सुना छोड़ा। मम्मी अपना ऑफिस जाया करती थी एंड भैया वॉज बिजी इन हिज ओन स्टडीज़। उसने करनी थी जेई की तैयारी एंड उसने अपने तरीके से बहुत अच्छे से की, क्योंकि वो आईटी निकाल भी चुका था एंड उसने आईटी निकाल भी ली एंड अभी तो वो आईटी में ही पढ़ता है। तो उसने अपने हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छे से की। लेकिन मैंने खुद से घर पे रख के ख्याल रखना चाहा अपने पिताजी का एंड जो भी चीज़ होती है सब कुछ करना चाहा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा बेटा था, कभी भी आई वॉज द वर्स्ट सन दैट माई फादर कैन एवर गेट। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें, मेरे से बुरा तो हो ही नहीं सकता है, मैं यही कहूँगा। अब और भी बारी में बात करते हैं कि और क्या हुआ। धीरे धीरे करके उनकी हालत बहुत ज़्यादा सुधरने लगी एंड हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगे वापस से कि चीज़ें चीज़ें सुधर रही है। भैया ने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मैं भी अपने 10th कंप्लीट कर लिया, वापस आने लगे। लेकिन पिछले 1 साल से वापस से हालत ख़राब होने लगी थी।
अब जो उनका वो ट्यूमर था ना, वो ऑपरेशन से कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाया था। हम लोग को ज़रूरत थी कि हम लोग एक बार दोबारा ऑपरेशन करवाएँ ताकि वो ज़्यादा बेटर रह पाए। लेकिन शहर से हमारे पास उतनी इकॉनमी नहीं थी, उतने फाइनेंसेस नहीं थे कि हम लोग, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं था कि हम लोग वापस से ऑपरेशन करा पाए जा करके। एंड होती भी तो हम लोग कैसे करा पाते यार, वो जाना आना एंड वापस ऑपरेशन कराना, शायद वो पैरालाइज भी हो सकते थे, इसका एक रिस्क भी था। सो हमारे पास ये चीज़ था एंड डॉक्टर्स ने कहा भी था कि वो चल जाएंगे, ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं होगी, उनकी जान का कभी खतरा नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, कम्प्लीटली आउट ऑफ रिस्क जाने के लिए दोबारा एक बार ऑपरेशन कराया जा सकता है। तो हमने वो नहीं कराया। उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 ईयर्स में करा लेना चाहिए एंड इट वाज अराउंड जस्ट 4 ईयर्स ओवर देयर। सो हमने इन बातों को सोचा, इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखा एंड उसके बाद हम लोग जो करने आए, अपने लाइफ में वापस इंडल्ज हो चुके थे। लेकिन लास्ट 6 मंथ पहले मेरे पिताजी के पैर में, मेरे पापा के पैर में कुछ दिक्कतें होने लग गई एंड उस दिक्कतों की वजह से वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक है। एंड उनके जाने के 1 महीने पहले वो ठीक भी हो गई। लेकिन 8 तारीख को वो गया, उससे 2 हफ्ते पहले वो इतने बुरे बीमार पड़े कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं अपने बिस्तर से, खाना पीना भी ना खा पा रहे। कुछ भी मैं देता हूँ खाने के लिए तो नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाना है, नहीं खाना है। उनका ये था बेसिकली। एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था मैं, वीडियोस बनाता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं परेशान होता था कि यार पापा का क्या, पापा का क्या। अब मेरे बड़े भाई बेसिकली यहाँ रहते नहीं हैं, आई साइड कि वो बैंगलोर में रहते हैं। सो अगर कुछ भी होगा तो उन्हें भी आने में बहुत टाइम लगेगा। एंड बेसिकली मेरी मदर नहीं चाहते थे कि अभी अभी हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर हो। तो हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर के हमने एक डॉक्टर को घर बुलाया कि आप घर आइए, डेली इनका जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पे चलना चाहिए वो आप घर पे ही कीजिए, क्योंकि लास्ट में इनकी हालत बहुत ख़राब होने लग गई थी। एंड उन्होंने वो ऐसा भी किया, दैट डॉक्टर वॉज कम्प्लीटली अ गुड पर्सन। उसने बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हर चीज़ से। उसने आके घर पे आके सलाइन चढ़ाया, पानी चढ़ाया, जो भी होता है, ग्लूकोज चढ़ाया, आयरन वगैरह का। एंड प्रॉब्लम ये थी ना कि उनके शरीर में खून नहीं बन पा रही थी, ये मेन उनकी प्रॉब्लम थी। बाद में 4 दिन हमने ये किया, मोटा खर्च भी निकला, पैसा तो छोड़ ही दो, हर इंसान पहले आता है हमारे लिए। लेकिन जो भी हुआ सो अलग बात है, सब छोड़ दो, एक होप आई हमारे अंदर। एंड लास्टली डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अभी ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, शायद से खून बन नहीं पा रहा है इनके बॉडी में, तो अब क्या कीजिए कि इनके बॉडी में एक बार खून चढ़वा दीजिए। जो होता है ना कि ब्लड चढ़ाना शरीर में, ठीक है। अब ब्लड हमें ख़रीदना पड़ता है, बेसिकली एक बंदे को डोनेट करना पड़ता है ब्लड बैंक में, एंड वो अपना खून देगा। एंड तुम्हें पैसे भी देने पड़ते हैं तब तुम्हें खून मिलता है, तो उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाओगे एंड वहाँ पर वैसा कर दिया जाएगा। अब मैं एक ऐसे स्टेट में रहता हूँ ना, मैं ऐसे कंट्री में रहता हूँ जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इज़ नॉट गुड फॉर मिडिल क्लास पर्सन, उसके लिए बहुत अच्छी नहीं है। मेरे भैया आए यार, उसने फ़्लाइट लेकर के आया वो यहाँ तक बंदा, उसने मिला पापा से, 2 घंटे हुए थे उसे आए हुए। एंड मेरे पिताजी को होने लगी दिक्कत सांस लेने में, कि उन्होंने कहा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो उन्हें ले चलते हैं हॉस्पिटल बेसिकली। सो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड यहाँ एरिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल है। सो हमने सोचा वही लेके जाते हैं, बिकॉज अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो उन्हें वहीं पे रेफ़र किया जाएगा। तो हम उन्हें वहीं पर लेकर के गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें ब्लड की प्रॉब्लम है, इन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमें पता था ऑलरेडी। तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। लेकिन उसने कहा कि हमारे यहाँ आईसीयू में बेड्स नहीं है, आईसीयू जो वार्ड होता है वहाँ पे बेड्स नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि इतना बड़ा है कि वहाँ पे आधा शहर आके बस सकता है, लेकिन वहाँ पे बेड्स नहीं है लोगों को रहने के लिए। तो उसमें तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं ना, तुम्हें अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने तुरंत बुक किया एम्बुलेंस एंड हम लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर कि चलो आखिरकार हम लोग अपने तरफ से ही, अपनी मेहनत से ही इन चीज़ों को ठीक करेंगे एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ले चलते हैं। हम लोगों ने वो भी किया। हम वहाँ पे गए, उन्होंने तुरंत आईसीयू में उन्हें रखा, ठीक है। एंड मैं भी रहा हॉस्पिटल में रात के 9 बजे तक एंड सब कुछ स्टेबल लगा हमें। डॉक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, अब ब्लड वगैरह सुबह तक आ जाएगा अपना, ये हो जाएंगे, तब तक इन्हें हम लोग ऑक्सीजन दे के स्टेबलाइज रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बंदे को घर जाना पड़ता, तो मैंने सोचा कि मैं घर जाता हूँ, मेरे बड़े भाई यहाँ रहेंगे कि कल सुबह को जब काम पड़ेगा तो मैं आ जाऊँगा और मेरे बड़े भैया घर आ जाएंगे, वो थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो ऐसा करके मैंने सोचा, तो मैं घर आ चुका था रात के 9-10 बजे एंड मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी रास्ते में ही आते आते कि चलो ठीक है अपलोड भी हो जाएगी। दैट वाज द बेस्ट आई कैन डू एट दैट टाइम। मैंने वही करने का सोचा। आगे जा कर के लगभग रात के 10:30 बजे में कॉल आता है भैया का एंड वो कहते हैं कि भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि पापा को ब्लड अभी चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जा रहे हैं हम लोग, ब्लड वगैरह लेकर के आएंगे, तो चिंता मत करना, तो घर पे ही रह, अभी तेरा काम नहीं है, तो कर ले अपना आराम, ठीक है, तो सो जा, ठीक हो जाएंगे। तो मेरे को तभी बहुत बैड फीलिंग आने लग गई थी कि कुछ चीज़ें दिक्कत हो गई है। लेकिन छोड़ दो, मैंने सोचा कि चलो ठीक है। मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं रात भर जागा रहा।
मैं फ़ोन चला रहा था, वेब सीरीज़ देख रहा था, कुछ वीडियो को बनाने की आइडियाज़ को सोच रहा था, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा था, है ना, देख रहा था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स सामने मंडे 3 दिन बाद से मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं देख रहा था कि अच्छा सिलेबस ये भी पढ़ना है मेरे को, बस वही मैं सोच रहा था। इसके बाद क्या हुआ ना कि सुबह के 5:30 बजे बस मेरी आँख ऐसी लगी थी, मुझे कॉल आता है मम्मी का, एंड मेरी मम्मी कहती है कि बेटा घर का गेट खोल दे, आ रहे हैं हम लोग। एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज रियली कन्फर्म दैट माई फादर इज़ नो मोर। मुझे इस बात का पूरा बिलीव हो चुका था कि हाँ, जिस चीज़ का मुझे डर था, आज से नहीं 5 साल पहले से, वो आज हो चुका है। मैंने दोबारा कॉल लगाया, मैंने एक बार पूछा सब ठीक है ना, कोई रिप्लाई नहीं आया, एंड आई वॉज डैम श्योर कि अब कुछ बहुत बड़ा झेलना है, ठीक है, अब सब कुछ संभालना पड़ेगा। यही मेरे दिमाग में आया सबसे पहले। आई डिडंट थिंक ऑफ दैट समथिंग कि मुझे कुछ अलग करना है, मेरे दिमाग में यही आया कि मेरे को संभालना है चीज़ों को। मैं गया बाहर, एम्बुलेंस खड़ा था सुबह के 5 बजे, 5:30 बजे, एंड मेरी मम्मी निकलती है एम्बुलेंस से, एंड शी सेड तेरे पापा नहीं रहे बेटा, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, जस्ट ओवर दिस शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड मैं क्या कर सकता हूँ। वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है ना, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा मेरी लाइफ में वो मोमेंट कभी भी मेरे को देखना पड़े। आई जस्ट सॉ द बॉडी ऑफ माई फादर लाइंग ऑन दैट एम्बुलेंस, देख रहा हूँ मैं, हिल क्यों नहीं रहा। मेरे पिता एक ऐसे इंसान थे, वो अच्छे रहे चाहे नहीं रहे, उन्होंने सब कुछ किया, बट ही ऑलवेज यूज टू बी एंटरटेनफुल, मतलब कि हमेशा ऐसे मजाक करते रहते थे, हंसी करते रहते थे हर लोगों से, छोटे बच्चों से, औरतों से, किसी से भी। उनका यही था। मैं बात करता हूँ ना सोशल स्किल्स की, सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए तुम ये करो, ये पॉइंट निकालो, दैट मैन, तुम्हारे पिता भी वैसे ही होंगे शायद से। दैट किसी भी रैंडम इंसान से वो इंसान बात कर सकता है, हंसी मजाक कर सकता है, एक ऑटो ड्राइवर से बैठ के उसके बगल में, और भाई उसकी पूरी खानदान की कुंडली निकाल सकते हैं वो आदमी। एंड दैट्स हाउ फादर्स आर। शायद से सही कहते हैं लोग, जब तक वो होते हैं तुम्हें उनकी परवाह नहीं होती है, जाने के बाद तुम्हें उनकी सबसे हसीन मोमेंट ही याद आते हैं कि आज ये सब तो ऐसा था यार, ये मेरे पापा वैसे ही किया करते थे यार। एट दैट टाइम मुझे बहुत एक, मैं बता नहीं सकता, आई कांट रियली एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, मेरे को कैसा फील होता है इन सारी चीज़ों को लेकर के, तभी नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। कोई नहीं समझ पाएगा मेरे अंदर की चीज़ों को। तो मैं तो कह तो रहा हूँ, मैं तो सबसे घटिया इंसान था, है ना। मेरे और मेरे पिता की रिश्ता ही ऐसा था ना कि हम लोग, ऐसा है नहीं कि पापा हेलो पापा, ठीक है, हमेशा हमारी फाइट्स हुआ करती थी, क्योंकि पापा बेड पे रहा करते थे, ठीक है, एंड मैंने घर पे स्कूल वगैरह भी छोड़ा था उनकी देखभाल करने के लिए, तो मैं बेसिकली उतने पास नहीं रहा करता था। लेकिन जो भी छोटी मोटी काम हो गई, भैया तो रहते नहीं थे यहाँ पे, मम्मी अपना ऑफिस में रहती थी, मैं जो भी अपने फ्रीलांसिंग वगैरह का काम किया करता था। एंड अभी मैंने 1 साल पहले स्कूल ज्वाइन किया था अपने +1 के लिए, बस वही हुआ करता था। सो बेसिकली इंटरेक्शंस घर में सबसे ज़्यादा मेरी हुआ करते थे, लड़ाई भी मेरी हुआ करती थी पिताजी से, है ना। एंड बहुत कुछ, मैं तो बहुत घटिया घटिया बात बोल देता था उनसे लड़ाई में, गाली, अब गाली भी कह देता था कभी कभी, वो भी कह देते थे मुझे। शहर से मेरा रिश्ता वैसे ही था मेरे पिता के साथ, मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंड, नॉट जस्ट अ फादर। कभी बैठ के मजाक करना, कभी बैठ करके एक दूसरे से लड़ाई करना, अभी किसी बैठ के किसी टॉपिक पे सोचना। लेकिन हाँ, मेरे को अभी भी एक चीज़ याद है कि मैं रैंडमली ना उनसे कभी भी जा करके कोई भी टॉपिक में चीज़ें पूछ लिया करता था। मेरे पिताजी को चावल की बड़ी नॉलेज हुआ करती थी, है ना, कि वो हाथ में चावल लेते थे, बता देते थे कि अच्छा ये इस चावल का ये नाम है, इस चावल का ये नाम है, इस चावल का वो नाम है। बहुत सारी कंपनीज़ मेरे स्टेट में उन्होंने लॉन्च की यहाँ पे आके, लाइक हल्दीराम। झारखंड में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकते नहीं थे, मेरे पिताजी ने स्टार्ट करवाया। बिहार में भी सेम था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, एंड डेफिनेटली मैं उन्हें हमेशा याद रखने वाला हूँ। शायद से लास्ट 5 साल से ही मेरे अंदर धीरे धीरे करके एक चीज़ आ चुकी थी, एक एक्सेप्टेंस आ चुकी थी कि शायद से हमारे साथ ज़्यादा दिन ना रह पाए, वरना अगर ऐसा कुछ अचानक से होता ना तो मैं पागल हो चुका होता। एंड यही इससे बड़ा शौक मेरे को तब लगा था जब मुझे पता चला था कि मेरे पिताजी को कैंसर है, ना कि मेरे को जब ये पता चला कि मेरे पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में। एंड आई न्यू कि वो बहुत सफ़र करते हैं। लेकिन चलो छोड़ो, आगे की मैं बात बताता हूँ। सब कुछ हुआ, हिंदू रिचुअल्स में बेसिकली बॉडी को ना क्या किया जाता है कि तुम उस पर हल्दी चंदन का लेप लगाओ, नहलाओ धुलाओ, ठीक है। एंड नो बडी, कोई भी, ज़रा सा भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि हेल्प करने आने वाला है उस चीज़ में तुम्हारी, तुम्हें करना है उस चीज़ को, ठीक है। एक ऐसा इंसान
कि बेटा, मेरा बड़ा भाई खड़ा होकर रो रहा है एंड ही वॉजंट एबल टू इवन टच द बॉडी। क्योंकि बचपन से पापा कहते थे बेटा वो थोड़ा सा ना मासूम सा लड़का है, मेरे बड़े भैया को, तू छोटा है ना, तू थोड़ा सा अलग है, तू तू ना मोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, सहने वाली चीज़ें वो तू करना, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो ये संभाल लेगा, तो बाकी तू कर लेना। हमेशा ऐसा कह रहे थे। मेरे को वही बात याद आई एंड ऐसा कि मैं करता हूँ ना, नहलाना पड़ता है बॉडी को। मैं जब गया नहलाने के लिए ना, तो लोग कह रहे कि अच्छे से कर, रगड़ के नहला, ये करो वो करो। एंड यू नो व्हाट, मेरे को क्या याद आया उस समय कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पापा मेरे को कैसे नहलाया करते थे, ऐसे बगल में बैठा करके एंड ये रगड़ के, है ना, मेरी स्किन लाल हो जाया करती थी। मैं कहता था पापा बस यार, मत करो मत करो मत करो। पापा बोलते थे चुप बैठ यहाँ पे, नहला रहा हूँ ना, क्या बदमाशी कर रहा है। एंड ये चीज़ मेरे को ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, ज़िंदगी भर, उस दिन। एंड मैंने कैसे अपने आंसू को कंट्रोल किया। एंड मैं बता रहा हूँ उस मोमेंट तक मैंने रोया भी नहीं, मैं रोया भी नहीं। लोग आके देख रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, मुझे बुरा फील हो रहा था, लेकिन मैं अपनी माँ को देख पाता, सिर्फ अपनी माँ को। बिकॉज मेरी माँ एक ऐसी है ना, मुझे नहीं लगता कि मेरे को कभी वैसी वाइफ मिल पाएगी, ना ही कोई आगे आने जनरेशन को, ना ही मेरे किसी पुराने जनरेशन को मिली होगी मेरे ख़ानदान में। आई डोंट इवन थिंक सो। दैट लेडी लेफ्ट हर हाउस एट द एज ऑफ 19, ठीक है, उन्होंने अपना कास्ट छोड़ा, अपना रिलीजन छोड़ा। आई एम सेइंग यू, शायद से कुछ लोग ये बात नहीं जानते हो, तुम समझ गए होगे, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहने वाला हूँ। सब कुछ किया उसने एंड इवन टिल नाउ शी सफ़र्स। कहती है कि जब कुछ नहीं था तो मैं तुम्हारे पापा के साथ आई थी, एंड जब सब अच्छा होने लग गया, घर हुए, बच्चे कमाने चालू किए धीरे धीरे करके, तब अचानक से सब कुछ एक बार में। एंड यस, हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, वी ऑल नो डैट। एंड तुम यही कोशिश करना ना, तुम कुछ सीखो चाहे नहीं सीखो इस दुनिया में, लेकिन हेल्दी रहना सीख लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है ना। तुम्हें क्या हो जाए कल को, मुझे क्या हो जाए कल को, यू डोंट इवन नो डैट। प्लीज़ इस बात को तुम समझ रहे हो, अच्छी बात है। अभी तक मेरे को ये नहीं पता था कि वहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली, क्योंकि 10:30 बजे जब बात हुई थी मेरी, तो मेरे को दिमाग में ये आया था कि चलो ठीक है, मेरा भाई सब कुछ संभाल लेने वाला है, बिकॉज ही इज़ सच अ ब्रिलियंट पर्सन, वो कर सकता है सारी चीज़ों को। एंड उसकी आंखों में वो सैडनेस तो दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग भी दिख रहा है। तो आग वगैरह बड़े बेटे को ही देना पड़ता है, तो मेरे बड़े भाई ने बॉडी को आग वगैरह दी, जा करके जलाया। एंड जब वो बैठा हुआ था ना वहाँ पे जला के, जब बॉडी चल रही थी ना, तो मैं उसके बगल में जाके बैठा यार, मैंने उससे पूछा अब बताओ क्या हुआ था। तब जा कर के उसने मेरे को ये बताया कि बेसिकली हुआ क्या था। उसने बोला कि वो और मेरे मामा जी जो है, वो लोग ब्लड लाने तो गए थे, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ब्लड वगैरह का रात के 1 बजे क्या ही ब्लड मिलेगा, तो फिर भी वो लोग गए थे उस चीज़ को लेने के लिए। मिला भी, वो आए भी, ब्लड चढ़ा भी। एंड उसने आखिरी बार पिताजी से, पापा से वही मिला, पापा से उसने बात भी की। उसने पूछा कैसा फ़ील हो रहा है, मेरे पापा ने कहा कि सब अच्छा फ़ील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। मेरे भैया ने बोला ठीक है हम जाते हैं बाहर, बाकी सारी चीज़ें हम देखते हैं। पापा ने बोला रुक जाओ एक बार, और बोला ठीक है बाहर ही हूँ। पापा बोला ठीक है जाओ, बिकॉज कुछ भी हो जाए, 5 सालों से हम लोगों ने सब कुछ किया। मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हम पे ही किया करते थे, एंड मुझे और मेरे भाई को छोड़ दो, मेरी मम्मी पे सब कुछ उन्होंने संभाला, तो ये ट्रस्ट कहीं से भी नहीं आ सकता था। एंड ये जो ट्रस्ट है ना, उस वजह से उन्होंने कहा उस समय ठीक है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट डॉक्टर ने बुलाया, एंड डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें प्रॉब्लम है हार्ट में, इन्हें ले करके जाइए आप, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, सेम टू सेम वैसा ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें पहली बार जाने पे हमें आईसीयू वार्ड नहीं मिला था, ऐसा कहा गया। वी वर लिटरली कन्फ्यूज कि हम लोग जब गवर्नमेंट से प्राइवेट में आए हैं, तो वाई ये लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं जाने के लिए, ठीक है। मेरे बड़े भाई बताया, क्योंकि मैं तो उस समय प्रेजेंट था ही नहीं ना, ठीक है, ये समझ में आया। एंड जब मेरी माँ बाहर निकली, तो बेसिकली वो मेरे मामा के दोस्त ही है वो डॉक्टर, लेकिन जब मेरे भैया ने जाके उससे पूछा कि क्या है, देन दैट मैन सेड कि बहुत कम चांसेस हैं उन्हें बचाने का,
99% चांस है कि वो नहीं बच पाए। ठीक है, मेरे बड़े भाई ने कहा कि ठीक है 1% चांस भी है तो मैं दूंगा उस 1% चांस को, जान लगा दूंगा, करके रहूँगा। हर कोई वही करता। एंड द डॉक्टर सेड कि हाँ ठीक है, अगर अभी लेके जाएंगे तो इनके हार्ट के सर्जरी वगैरह होगी, पेस मेकर वगैरह लगाया जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर के जाऊँ, यहाँ पे सब कुछ नहीं हो सकता क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में? उसने कहा हो जाएगा लेकिन चीप नहीं है ना, 80,000 रुपये लगेंगे अभी करने के लिए। मेरे भाई ने ये तक कह दिया ठीक है मैं तैयार हूँ 80,000 देने के लिए, इन चीज़ों को अभी करो, अभी के अभी करो। बट द डॉक्टर ही सेड नो, नहीं करूँगा, नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज दैट डॉक्टर न्यू दैट माई फादर इज़ ऑलरेडी डेड। अब वो समय आता है जब उसे एम्बुलेंस में निकाल रहे होते हैं हम लोग बॉडी को, ठीक है, हमें ये नहीं बताया गया है कि बॉडी ज़िंदा है या मरी हुई है। ठीक है, हमें ये बताया गया है कि ये बॉडी ज़िंदा है, आप इसे लेकर के जाइए, पापा ज़िंदा है, आप लेके जाइए रिम्स में, जो 1% चांस है ना आप ट्राई कीजिए जाके, ये बताया गया हमें। एंड जब एम्बुलेंस में बॉडी आ रही थी तो देख के ही मेरे बड़े भाई को लगा कि शायद से वो नहीं है, फिर भी एक अंदर ही अंदर होप होती है। उन्होंने पूछा कि इन्हें ऑक्सीजन मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो अच्छा भूल गए, लगा देते हैं। एक समझो, एक नर्स ऑक्सीजन मास्क लगाना भूल जा रही है एम्बुलेंस में बॉडी को डालते हुए। व्हाट डू यू इवन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? एंड रास्ते में ही जब वहाँ पे वो लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा अरे ये तो है ही नहीं। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं अरे हम सर्जरी कैसे करें, हम कुछ भी एग्जामिन कैसे करें, ये तो है ही नहीं डॉक्टर, ये तो पेशेंट ही नहीं है, ही इज़ नो मोर। एंड यू नो व्हाट, जब वापस डॉक्टर से बात की गई उस प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से, तो बेसिकली यही बात आई कि नहीं हम लोग नहीं बोलेंगे। हमने कहा कि आप रिटर्न में लिख के दीजिए कि आपके यहाँ पे डेथ हुई है। एंड दैट मैन सेड नहीं, हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, रेप्यूटेशन, द फकिंग रेपुटेशन ऑफ हॉस्पिटल, यही बात है और कुछ नहीं। एंड सच बात यही है ना, हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हेल्थ केयर इतनी घटिया है, इतनी घटिया हेल्थ केयर है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी चीज़ सड़े हुए खाने तो तुम्हें मिलते ही है, तुम बीमार पड़ जाओ तुम्हारा इलाज भी ढंग से नहीं होने वाला है। क्या आयुष्मान कार्ड, ये गवर्नमेंट स्कीम, वो गवर्नमेंट स्कीम, ये वो हॉस्पिटल्स, इतने बड़े हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस एंड दैट, नथिंग वर्क्स, दे कांट इवन सेव अ लाइफ। एंड आई लिटरली नो दिस। हो सकता है कि वो जाने ही वाले थे मेरे पिताजी, ठीक है, उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं था, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर हेल्थ केयर सेक्टर के फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेटर होते हैं मेरे स्टेट में, दैन ही वुड हैव सर्वाइव्ड, देयर वाज मोर चांस दैट। एंड मैं कोई मैसेज नहीं दे सकता हूँ इस वीडियो से, कुछ समझा नहीं सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ, बस यही बता सकता हूँ कि मैं उस हॉस्पिटल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ ना, क्या करूँ मैं, खटखटाऊँ जा करके, बहुत कोशिश की, कुछ वर्क नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। तुम्हें क्या करना है ना, गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल, वही काम आने वाला है फ़िलहाल के लिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ काम नहीं आने वाला है। मैं कितना भी यापिंग ही लगता है लोगों को, किसी के घर के इंडिविजुअल की जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, उसकी डेथ किसी हॉस्पिटल की रेपुटेशन मात्र ही है, और कुछ भी नहीं है। एंड ये सच्चाई है, तुम नहीं समझ सकते हो। आई डोंट वांट कि तुम्हें कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करना पड़े, लेकिन यस, यही एक रीज़न है कि मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ को आगे कंटिन्यू रखने वाला हूँ। एंड यू नो व्हाट, मेरे पास कुछ गोल्स हैं, मैंने ऐलान तो किया ही था, लेट्स टारगेट देम, लेट्स कंप्लीट देम, लेट्स डू एवरीथिंग गुड। क्योंकि अब शायद से जितनी मेहनत मेरी माँ ने की थी हर चीज़ के लिए, इट्स आवर टर्न, मेरे मेरे बड़े भाई की, दैट वी आर गोइंग टू रिटर्न समथिंग मच बिगर दैन दैट। शायद से हम उन चीज़ों को कभी एग्जैक्टली रिप्लेनिश नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उसके बराबर में या फिर ट्राई कर सकते हैं ना कुछ अच्छा करने का, ट्राई कर सकते हैं एक बेटर लाइफ क्रिएट करने की। क्योंकि मेरी माँ की आगे आने वाली जो ज़िंदगी है बहुत कुछ है अभी उसमें भी, नथिंग एंड्स ओवर हियर, मीनिंग यही शुरुआत है शायद से। चलो वापस से वीडियो बनाऊंगा, वापस से कंटेंट डालूंगा, वापस से ग्रो करने की कोशिश करूंगा, कर ही जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है?
थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका हूँ, ठीक है। बाल बाल भी नहीं है, तो अब कोई इस टकले की बात को सीरियसली शायद से ना ले। एंड थोड़ा सा मेंटल हेल्थ भी ख़राब है। स्ट्रेस तुम्हें चेहरे पे दिख ही रहा होगा, मेरे बोलने के तरीके में दिख रहा होगा। सो यस, मैं कोशिश करूँगा बेस्ट देने की, एंड धीरे धीरे करके वापस से मैं ऐसा रेगुलर कंसिस्टेंट जिसके लिए मैं जाना चाहता था, ठीक है, वो करना चाहूँगा। एंड उसे बेटर बनने की कोशिश करूँगा, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, वी ऑल नो दैट। शायद से वीडियो तुम्हें क्या, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आदत हो गई ना आउटरो बोलने की, नहीं बोलता हूँ, ठीक है। वेल, आज 13वां दिन था मेरे पिताजी का, एंड आज ही मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं खाली बैठ के कुछ नहीं करूँगा। एंड आज ही मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हुए हैं, तो सोच सकते हो 3 दिन हुए मेरे पिताजी को जाए हुए, एंड मैं एग्ज़ाम्स देने गया हुआ हूँ, क्योंकि अब लाइफ में और कुछ नहीं बचा, मुझे चीज़ों में आगे बढ़ना है, बैलेंस आउट करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस रिलीजन थिंग, दिस गॉड थिंग, ये क्या होता है, कि कैसे बना है, क्या करना चाहिए किसी के जाने के बाद। आई डोंट नो दैट। मेरे को ये पता है मेरे सामने जो है, मैं उस पर फोकस करूँगा विथ रिस्पेक्ट, जो मेरे पास्ट में रहा है, जिसने हमेशा मुझे यहाँ तक बड़ा करने में, जो दिमाग में चीज़ें डालने में एंड ये बोलने में मदद किया है, उसके रिस्पेक्ट में एवरीथिंग आई एम गोना डू। एंड यस, मे बी मे बी मे बी मे बी मैं सबसे घटिया इंसान हूँ, बट वॉट मैटर्स इज कि मैं चीज़ों को अच्छा करूँगा, एंड आई नो दैट। थैंक यू, गुड बाय। घटिया स्माइल लग रही होगी।